नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया, लीक माफियाओं पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस नए और बेहद सख्त कानून में 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, ताकि किसी भी गैंग या पेपर लीक करने वाले की हिम्मत दोबारा ना हो, वो ऐसी हरकत करने की हिमाकत ना कर पाए। सरकार जो है वो युवाओं के हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गंभीर कानून पर संसद के भीतर चर्चा में विपक्ष शामिल क्यों नहीं हो रहा। क्या हर मुद्दे का हल विपक्ष अब सड़क पर चाहता है? क्या ऐसे चलेगा लोकतंत्र? क्या विपक्ष केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, या फिर कड़े कानून के पास होने से उनके हाथ से एक बड़ा चुनावी मुद्दा छिन जाने का डर है? इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले यह रिपोर्ट। देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं और पेपर लीक गैंग्स की अब खैर नहीं। लोकसभा में केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लाए गए इस सख्त कानून में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। The Public Examinations (Bracket) Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की चिंताओं को देखते हुए सरकार बिल लेकर आई है, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष लगातार चर्चा से भाग रहा है। यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे। ये तो युवाओं का पूरा इसमें नजर है, और इतना इम्पोर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाएं और बिल पर हम चर्चा शुरू करें। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा से भाग रही है और इस गंभीर मुद्दे पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। हम चाहते थे कि नीट पर चर्चा हो, लेकिन अब समय और हालात बदल गए हैं। इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को याद बिहार में, बंगाल में, तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? AK-47 आदि टेररिस्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? जो 20 परिवार जिनके बच्चों ने सुसाइड किया, उनको आप जो धनराशि देना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए की, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि मंत्री आए सदन के अंदर कहे कि हाँ, हम इतना अमाउंट परिवारों को देने को तैयार हैं। और इसी के साथ हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी बच्चों में धाराएं लगा के जेल में बंद हैं या धाराएं लगाई गई हैं, सरकार आके सदन में ये बयान दे कि ये सारी धाराएं वापस लेगी। इस सियासत में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब देश का हर नौजवान ये चाहता है कि पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद या भारी जुर्माना हो, तो फिर संसद के भीतर चर्चा का बहिष्कार क्यों? क्या विपक्ष को ये डर है कि एक कड़े कानून के पास हो जाने से उनके राजनीतिक मुद्दों की जमीन खिसक जाएगी? जनता ये सब देख रही है। एक तरफ मोदी सरकार का संकल्प है कि नकल माफियाओं की कमर तोड़ी जाए, और दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति है जो हर बड़े सुधार के वक्त सदन में सिर्फ व्यवधान पैदा करना जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा उन्हें एक बार। बिल आपको एडवांस में सर्कुलेट भी हुआ, बिल का कॉपी एडवांस में आपको सर्कुलेट भी हुआ। हम जानते हैं आप में से कई ऑनरेबल मेंबर्स प्रिपेयर करके आए हैं, डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर करने आए हैं। आप नहीं चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं चाहते हैं, आप चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आप
आप इस देश के युवा के भविष्य के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं, हमारे देश के युवाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि आपको आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आज अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश के युवा के भविष्य के बारे में, मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा स्थगित हो गई है, देख लीजिए 5 बजे तक के लिए। इससे पहले लोकसभा को हाउस को एडजर्न किया गया था। अभी वक्त हो रहा है 5:04। 5 बजे शुरू हुई, 5:04 पर वापस लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर दिया गया कल तक के लिए। तो अब आप देख लीजिए यही चल रहा है। सुबह से आपने यही तस्वीरें देखी होगी, महज 3, साढ़े 3, 4 मिनट। 5 बजे हाउस खुला, 5:04 पे वापस हाउस एडजर्न हो गया। वहां पर कृष्णा प्रसाद जी बार बार ये कह रहे थे कि युवाओं के मुद्दों पर बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, लेकिन शोर शराबा इतना था। किरण रिजिजू साहब कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे हैं किसी को समझ में नहीं आया। एट द एंड हाउस को एडजर्न करना पड़ा। अब ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। बड़ा सवाल यही है, विपक्ष आखिर चाहता क्या है और सरकार क्या चाहता है। लोकसभा में फिर विपक्षी सांसदों का हंगामा, जिसके बाद कार्यवाही शुरू होते ही खत्म भी हो गई। कार्रवाई खत्म हो गई है, कल तक के लिए हाउस को एडजर्न किया गया है। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कांग्रेस जानबूझकर इन चीजों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन क्यों? राहुल जी की जो मांगे थी वो तो मानी गई है। अब यहां से क्या एक सार्थक चर्चा या सकारात्मक शुरुआत नहीं होनी चाहिए, या फिर अब लोकतंत्र की तरफ, लोकतंत्र की जगह अब सिर्फ देश को भीड़ तंत्र चाहिए? और दूसरा एस्पेक्ट, इतनी मजबूत सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है, 3 बार देश की जनता देश की अदालत से चुनकर आई है। मोदी सरकार, भारत सरकार इतनी सक्षम नहीं है क्या हाउस चला सके? जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है, लेकिन सवाल जब होंगे तो सबसे होंगे। फिलहाल महज 3.5 मिनट के अंदर, 3.5 मिनट के अंदर वापस लोकसभा को एडजर्न कर दिया गया है। ट्यूसडे सुबह 11 बजे तक, कल सुबह 11 बजे तक हाउस को एडजर्न कर दिया गया है। और लोकसभा की कार्रवाई 5 बजे शुरू होनी थी, 5:04 पर एडजर्न हो गया। राज्यसभा के लिए मेरे पास जानकारी है 5:15 बजे तक। अब राज्यसभा 5:15 पर जब अपर हाउस खुलता है 5:15 बजे, देखना होगा वहां पर कार्रवाई आगे बढ़ती है या वहां पर भी विपक्ष इसी तरीके से हंगामा करता है। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है, मैं जल्दी से आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी, आपको नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता हरनाम सिंह जी जुड़ चुके हैं। हरनाम जी, आपको मैं नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपको भारत एक्सप्रेस पर। और डॉक्टर संजय कुमार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। संजय सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको, वार्म वेलकम टू यू ऑन भारत एक्सप्रेस। अब मैं शुरुआत हरनाम जी आपके साथ ही कर रहा हूं। विपक्ष को ये बार बार रहता है कि हमें कोई सुनता नहीं है, मौका नहीं मिलता, लेकिन अब आप मुझे बता दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, दे दिया। प्रधानमंत्री जी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वीडियो बनाकर देश के जेनजीज को संबोधित कर रहे हैं, वो भी ठीक है, वो नए रिकॉर्ड बना रहा है, ठीक है। मैं भी इस बात को मान रहा हूं कि उसी में कमेंट्स अगर देखें तो कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग बहुत बुरा कह रहे हैं, यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब विपक्ष, और क्योंकि मेरे रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, आप नहीं देना चाहते हाउस को चलना? सारे फैसले सड़कों पर होंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा रोहित जी कि हम तो चाहते ही थे कि हाउस ऑर्डर में चले, और हाउस को चलाने का काम सरकार का है। और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सरकार पहले एडामेंट कि हम प्रश्नकाल पर बात करेंगे, कभी नहीं चर्चा करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हम बिल्कुल चर्चा के लिए सार्थक रूप से, सकारात्मक रूप से चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली जब सरकार से 3 डिमांड तय हुई थी। पहली डिमांड हुई थी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, दूसरी डिमांड थी कि जितने लोगों पर मुकदमे हैं वो बिल्कुल बगैर शर्त सब समाप्त किए जाएंगे। आज फिर जब प्रदर्शनकारियों को जेल में धोखा जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? और उस पर गृह मंत्री आकर जवाब नहीं देना चाहते, क्या लोकतंत्र लोकशाही खत्म हो गई है? आज सरकार सदन में भी जवाब नहीं देगी, बाहर भी जवाब नहीं देगी,
और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेगी। विपक्ष का काम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता जब पूछ रहे हैं कि किस तरीके से एक महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की है, किस तरीके से उनको लाठी मारी गई है, कुछ लोग गायब हो गए, उस पर सरकार सदन में जवाब नहीं दे सकती। कितना समय लगेगा सरकार को जवाब देने में? बिल भी पास करेंगे, अगर बिल में सब खामियां, और बिल के लिए मैं तो कहता हूँ सरकार अगर सही मायनों में सरकार की मंशा। हरनाम जी, आपको ऑडियो ऊपर नीचे कर रहा है, मैं उसको ठीक करा रहा हूँ। अनुरुद्ध जी, आपको आना पड़ेगा। अनुरुद्ध जी, 10 साल की जेल, 10 करोड़ का जुर्माना, आपको लग रहा है इन सारी चीजों से जो एक नेक्सस खड़ा हो गया है सरकार के बिल्कुल पैरेलली, चाहे आप उसको लीक माफिया कह लीजिए, नकल माफिया कह लीजिए, उस दिशा में ये कदम माइलस्टोन साबित होगा? और मुझे एक बात बताइए, क्या आरोप लगा रहे हैं हरनाम जी? आप ना अंदर बोलने देंगे, ना बाहर कुछ करने देंगे, यही है क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारी? रोहित जी, ऐसा है कि हरनाम जी की आवाज बहुत स्पष्ट रूप से मुझे नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन जितना मैं सुना और समझने की कोशिश किया, वो वही कहना चाह रहे थे कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाए। आप ये बताइए, डिबेट कहाँ पे होगा? भारत एक्सप्रेस के चैनल पे हम हरनाम जी कितना भी चिल्ला लें, कानून तो यहाँ बनेगा नहीं। कानून बनेगा, चुने हुए प्रतिनिधि संसद के अंदर बैठते हैं और कानून बनाता है संसद। संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मान ले सपोज करिए कानून बन रहा है, विपक्ष का कोई सुझाव है, सुझाव दे सकते हैं, वो डिस्कशन कर सकते हैं कि ये नहीं, ये होना चाहिए। मान ले विपक्ष कहता है 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए, 10 नहीं 5 साल का होना चाहिए, 20 साल का होना चाहिए। तो आप जब डिस्कशन करेंगे, एक कंसोलिडेशन, जब मंथन होगा तभी तो अमृत निकलेगा। आप मंथन करना नहीं चाहते, उसके पीछे का लॉजिक समझिए क्यों नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि छात्रों ने इनकी छात्रों का विश्वास इनके ऊपर था नहीं, इसलिए उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, सीजेपी करके बनाया। अब ये लोग क्या करते, और छात्रों की बात किससे हुई? सरकार से डायरेक्ट बात होने लग गई। इन लोगों को ये लगने लगा कि भाई मुद्दा तो हमारे हाथ से चला गया, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इमेज पोस्चरिंग करने के लिए, इमेज बिल्डिंग करने के लिए अपनी, लोगों के बीच में कुछ दिखना चाहिए कि हम भाई कुछ कर रहे हैं। उसके लिए कियोस्क करने की इनकी आदत तो ये आज से नहीं है, 2014 से। कभी पेगासिस का मुद्दा, कभी किसका हिंडनबर्ग का मुद्दा, तमाम मुद्दे लेके चले आ रहे हैं। भाई अगर आपको करना है, आप आइए, जो प्रश्न आप बाहर पूछ रहे हैं वही प्रश्न आप संसद के अंदर पार्लियामेंट में पूछिए, खींचिए खूब वहां पे, और कंसोलिडेट होके कुछ रिजल्ट तो निकले, छात्रों का हित की कुछ चर्चा तो हो, और एक अच्छा से कानून बन के आए। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। आपने ये किया, इतनी देर चर्चा में हमने कोई ऐसे बात नहीं की कि 2014 के पहले यहां लीक हुआ, 2014 के बाद इनकी राज्य सरकारों में यहां लीक हुआ, या मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने कल्याण सिंह जी का नकल विरोधी कानून को बदल के रख दिया। यूपी पीसीएस के चेयरमैन लोग नकल कराते थे, उत्तर प्रदेश में अनिल यादव को अपॉइंट करके यूपी पीसीएस का चेयरमैन बना के जो लिस्ट जाती थी करा देते थे। आप सोचिए, यूपी पीसीएस में हर साल कम से कम 50 से 60 एग्जाम होते थे, और वहां सीधे रिक्रूटमेंट करा देते थे। नकल की तो बात ही खत्म हो गई थी। मैं ये चर्चा नहीं कर रहा हूं, जब मैं एक छोटा होके, अपना छोटा प्रतिनिधि होके यहाँ पे इतना शालीनता से बात कर रहा हूं, तो मेरे बड़े नेता संसद के अंदर कितनी शालीनता से बात करेंगे। कम से कम छात्रों के हित की चर्चा करिए, और कानून बन के आना चाहिए। ओके, ओपनिंग बहुत शानदार आ गया। एक ओपनिंग ले लूं मैं डॉक्टर संजय जी का। डॉक्टर संजय, प्लीज आप मुझे बताइए, कानून तो होना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है सिर्फ कानून का सवाल है? और अब तो मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह ठीक है, कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, कुछ जेनजी जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना आंदोलन आगे बढ़ाया, अपनी मांगों को मनवाया। अब जंतर मंतर दिल्ली का बिल्कुल खाली हो गया, साफ सुथरा हो गया। लेकिन मुझे बताइए कि ये सवाल कानून का, कि सवाल विपक्ष की रणनीति और राजनीति का जो लाइन वो खींचने का प्रयास करें, बड़ा सवाल उसका? देखिए, शिक्षा पर अगर बजट करनी हो, बहस करनी होती जी, तो संसद का वक्त ये जाया नहीं कर। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है। यस। प्रोडक्टिविटी कितना है? लोकसभा का 5% और राज्यसभा का 6%। बताइए। जो भी डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड के, जरा उनका देख लीजिए, पार्लियामेंट का जो ये होता है संचालन, 100% तक उनका प्रोडक्टिव होता है जी। संसद का यह कार्यवाही 20 वर्षों में मात्र 4 बार शिक्षा पर समग्रता में बहस हुई। अगर समग्रता में आप शिक्षा में सुधार चाहते हैं, बहस चाहते हैं, तो संसद तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, वहां बहस कर लीजिए। ठीक है। और बहस के लिए आप जो प्रस्ताव देंगे, क्यों नहीं उस पर सरकार बहस करेगी? कब तक सरकार बहस से भागेगी? बहस तो उनको करनी ही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि आप पहले तय तो कर लीजिए, गोल पोस्ट आप बदल देते। अगर आप गोल पोस्ट बदलते रहेंगे तो फिर तो
देश ही कंफ्यूज रहेगा कि आप चाहते क्या। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे, हाँ, इस्तीफा हो, वो चाहते हैं अमित शाह जी आके सदन में बात करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा के ट्रांसपेरेंसी को लेकर के आप बात कर रहे हैं, हाँ, अकाउंटेबिलिटी को लेकर के बात कर रहे हैं, उसका कैसे टेक्नोलॉजिकल तरीके से उसकी ट्रैकिंग हो, मॉनिटरिंग हो क्वेश्चन पेपर का, उसकी बात आप कर रहे हैं, तो उसके लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म तो संसद ही है ना। वहां पर तो आप अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, अपना सुझाव रख सकते हैं, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन अगर आप डिस्कशन में उसको लाएंगे, डिस्कोर्स में उसको लाएंगे, तभी तो उस पर बात निकलेगी। एक और दूसरी बात, जैन जी ने क्या किया वो छोड़ दीजिए, वो प्रक्रिया को किनारे कर दीजिए कि जैन जी ने एक दबाव बनाया और बनाना भी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी बातें सुनी जाती तो जैन जी को वहां इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैन जी ने कभी इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जी। सोनम वांगचुक का है, लगातार वो रहे धरने पर बैठे हुए, अस्पताल गए, लेकिन उनके बाद का लहजा आप देखिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सरकार इस देश के बच्चों का, इस देश के भविष्य का, इस देश की परीक्षा का, इस देश के सिस्टम के साथ कोई किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ न करे। लेकिन उनका बात करने का लहजा, चाहे वो मैदानता में बात कर रहे हो, सफदरजंग में बात कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, या उस दिन जितने दिनों से वो धरने पर बैठे हुए थे, उनका बात करने का तरीका। और जब ये दो सौरभ दास और ये रांका जब ये बात कर रहे थे जितेंद्र सिंह के साथ और इनके साथ जेपी नड्डा के साथ, तो प्रेस ब्रीफिंग में भी उन्होंने स्पष्ट कहा हम 3 चीज चाहते थे, अकाउंटेबिलिटी चाहते थे, हम कॉम्पनसेशन चाहते थे, और हम चाहते थे कि इस चीज के लिए किसी भी बच्चे को प्रताड़ित न किया जाए कि वो अनशन पर आए या धरने पर आए या प्रोटेस्ट मार्च का हिस्सा बने। और हमारी तीनों बात मांगी। अब जो करना है, आप चुने हुए प्रतिनिधि, अब संसद में बात कीजिए ना। बिल्कुल। फिर आप डॉक्टर संजय मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आप जानते हैं मैं जब आप बोलते हैं तो बीच में बोलता नहीं, लेकिन शायद आपकी बातें जिम्मेदारों तक पहुंची है। एक बड़ी ब्रेकिंग है, वो मैं आपको बता दूं, शायद आप भी उससे खुश होंगे। देखिए अपडेट ये है कि लोकसभा में सरकार और विपक्ष का गतिरोध खत्म हो गया है और कल यानी मंगलवार को लोकसभा में पेपर बिल पर सार्थक चर्चा हो सकती है। लोकसभा में विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया है। चर्चा के बाद कल ही बिल पर वोटिंग भी होगी। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से अपील की थी। अब से कुछ देर पहले तमाम बड़े चेहरे सत्ता पक्ष से जुड़े हुए वो भी लगातार मीटिंग्स कर रहे थे। 5 बजे हाउस खुला, 5:04 पर हाउस वापस एडजर्न हो गया। लेकिन उसके बाद कम से कम ये एक अच्छी तस्वीर जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो सड़कों पर होना है वो सड़कों पर होना है, जो सदन में होना है वो सदन में होना है। जो सड़कों पर हो सकता है वो सदन में नहीं हो सकता, और जो सदन में हो सकता है वो सड़क पर कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए आंदोलनकारियों ने, प्रोटेस्टर्स ने जो सड़कों पर करना था उसका इंपैक्ट हाउस के अंदर भी नजर आना चाहिए था। लेकिन आवाज कौन उठाएगा? हमारे माननीय, और यह माना जा रहा है कि कल लोकसभा में विपक्ष इस पर खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। एक छोटा सा रिएक्शन संजय जी इस पर। राज्यसभा चलते हैं, 5:15 पर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होनी थी। एक बार मैं आपको अपर हाउस लिए चलता हूं, वहां का भी माहौल आप देख लीजिए। संजय जी तुरंत आ रहा हूं। ये आप देख लीजिए राज्यसभा अपर हाउस की तस्वीरें। 5:15 पर वापस से प्रोसीडिंग शुरू हुई है। देखिए जरा क्या कुछ हाल है, माहौल। चर्चा करने को तैयार है, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। जो लाठी बच्चों को जो मारा 3 मिनट आप देख लीजिए। लोअर हाउस में यानी लोकसभा में 5:04 पर कार्रवाई खत्म हो गई थी, एडजर्न हो गया था कल के लिए। अपर हाउस में भी 5:15 पर प्रोसीडिंग शुरू हुई थी और 5:18 पर चेयरमैन साहब ने कह दिया एडजर्न एडजर्न एडजर्न। एक रिएक्शन जल्दी से ले लेता हूं संजय जी छोटा सा रिएक्शन मुझे दे दीजिए। पहली ब्रेकिंग आई कि कल लोकसभा में माननीय जो है वो बात करेंगे। फिर राज्यसभा की तस्वीर हमने देख ली। मल्लिकार्जुन खड़गे को मैंने जितना सुना, आ रहा हूं सर, हरनाम जी तुरंत आ रहा हूं। अब मुझे वहां से फिर वही बात जो मैंने आपसे बोला था, होम मिनिस्टर आए, गृह मंत्री आए, सदन में आए, बात करें तब होगी बात। अब जनता, दर्शक कंफ्यूज तो नहीं होगा?
एक सकारात्मक कदम है। ठीक है, कल ही बहस शुरू हो, आज का भी पार्लियामेंट का समय बेकार गया, लेकिन बहस तो हो, इसके लिए तैयार तो हुए। तय तो आप कर लीजिए कि अगर ये विस्तार से आपको चर्चा ही करनी है, परीक्षा पर विस्तार से चर्चा ही करनी है, सिस्टम पर, अकाउंटेबिलिटी पर, ट्रांसपेरेंसी पर, तो मन तो बना लीजिए कि हाँ हम बहस करेंगे। ओके, इसी के लिए तो पार्लियामेंट बना है। मैं मानता हूं कि यह सकारात्मक कदम है। ओके सर। और विपक्ष के इस रूप से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मजबूत होता है। वाह, ये अच्छी बात है। अनिरुद्ध भाई जल्दी से एक रिएक्शन मुझे दे दीजिए। अनिरुद्ध भाई, अब देखिए आपने अपना ओपनिंग तो दिया बहुत शानदार, लेकिन जो मेरे दर्शक होंगे या जो जेनजीज होंगे, अब देखिए प्रधानमंत्री जी ने सबको जिम्मेदारी दी है, आपको भी अनिरुद्ध जी जिम्मेदारी आप तो वैसे भी निभाते ही हैं, मीडिया सोशल मीडिया पर आप वैसे ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए 3 मिनट 3.5 मिनट अभी चला लोकसभा, 3-3.5 मिनट अपना राज्यसभा, और कल तक के लिए हाउस एडजर्न हो गया। विपक्ष एक आरोप यह भी तो लगाता है कि जो आसन पर बैठे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूं, विपक्ष आप जानते हैं मुझसे ज्यादा, आप देखते हैं, फॉलो करते हैं उनको, वो कहते हैं कि हम जैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं हाउस को एडजर्न कर देते हैं, जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं हाउस को एडजर्न करना शुरू कर देते हैं। रोहित भाई, मैं कह रहा हूं सबसे आपके दर्शकों के भी समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोगों का डिबेट है। मान लिया कि आप स्पीकर हैं और यहाँ पे कांग्रेस का भी पक्ष बैठा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं बैठा हूं। आप डिबेट करा, आपने नियम, भारत एक्सप्रेस ने नियम सेट कर दिया कि बारी बारी सब लोग अपनी बातों को रखेंगे, रिबटल करेंगे, टाइम टू टाइम अपना रिबटल करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रवक्ता इसमें से बार बार कियोस्क करने लगेगा, बार बार कियोस्क करने लगेगा, आप सबसे पहले मना करेंगे कि भाई आप टाइम जाया मत करिए, हमारे पास 40 मिनट है, एक अच्छा डिबेट हो और दर्शकों को समझ में आए। जब उस पर भी नहीं मानेंगे तो आप जो बार बार कियोस्क कर रहा है उसका माइक ऑफ करेंगे, बटन ऑफ करेंगे, उसको करेंगे। जब उसमें गुत्थम गुत्थी हो जाएगी तो आप डिबेट क्यों कराएंगे? आप डिबेट को एडजस्ट कर देंगे, कह देंगे भैया हम डिबेट क्यों कराएं, हम तो डिबेट आप ही के लोगों के लिए करा रहे हैं कि आप अपने अपनी बातों को रखिए। जब आप दोनों लोग डिबेट नहीं, आप जब डिबेट में यही कांग्रेस करती है भाई, अगर कल वो अच्छी चर्चा करे, सार्थक चर्चा करे, उनके मन में जो बातें हैं भाई, बाहर निकल के तो प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी सबको गाली देते हैं। कम से कम सदन के अंदर आप आइए, चर्चा करिए और जो पॉजिटिविटी में जाइए, लोग आपको भी क्रेडिट देंगे कि आपने सार्थक चर्चा किया। ऐसे तो आप भी अपने लोगों को जाके क्या बताएंगे? आप लोगों को क्या बताएंगे? हम लोग तो कम से कम ये जाके कह सकते, मांग सकते ना, केरल में 200 बच्चों के ऊपर एफआईआर आपने दर्ज कर दिया, वाटर कैनन से लाठियों से मारा। पंजाब के अंदर 258 एफआईआर दर्ज हुआ, वाटर कैनन और लाठियों से मारा वहां पे। लेकिन आपका ना कोई इस्तीफा हुआ ना कुछ हुआ, लेकिन हम लोग उस पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहे। हम लोग तो चाह रहे हैं एक कड़ा कानून आए, कम से कम उसमें तो आप पार्टिसिपेट करिए। तो उसमें जब पार्टिसिपेट करेंगे, दिखेगा तो लोगों को समझ में आएगा, तो क्रेडिट आपको छोटा मोटा मिलेगा उसमें। नहीं तो अनिरुद्ध भाई मुझे एक बात बताइए ना, अनिरुद्ध भाई मुझे सिंपल आप ये बताइए, विपक्ष डिरेल कर रहा है हाउसेस को, हाँ या ना? फिर मैं अगला सवाल देखिए, सदन संसद जो होता है दोनों का होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों का अधिकार होता है, और कानून जो बनता है पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्टिसिपेशन से बनता है, किसी एक के पार्टिसिपेशन से नहीं बनता है। हो सकता है कि मैं कुछ अच्छा पक्ष बोल रहा है, साथ में कुछ एड ऑन हो जाए, यहीं पे डिबेट हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं विपक्ष डिरेल कर रहा है, और एड ऑन कर दे, विपक्ष इज डिरेलिंग द हाउस, ये बात बिल्कुल पक्की है ना? थप्पा मार के, ताल ठोक के कह दो इस बात को हरनाम जी को कि विपक्ष डिरेल कर रहा है। 2014, अरे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको रोहित भाई, और आसान हो जाएगा। 2014 से क्या हो रहा है, संजय जी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये देखिए 2014 से क्या होता है। जब जैसे होता है, जैसे संसद आता है, जैसे पता चलता है, कभी पेगासिस का मुद्दा उठा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा मोबाइल फोन जमा करो, चेक करते मालवेयर हेल्थ कुछ है उसमें, वो भाग जाएंगे। फिर हिंडनबर्ग का मुद्दा उठा लेंगे, फिर पता चलता है अमेरिका में एफआईआर। मैं कह रहा हूं विपक्ष डिरेल कर रहा है तो सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि उस डिरेलमेंट को वापस ट्रैक पर आप नहीं ला पा रहे हैं। अनिरुद्ध भाई ये मैं जायज पूछ सकता हूं, वाजिब बात पूछ सकता हूं, अगर विपक्ष डिरेल कर रहा है तो सत्ता पक्ष, जिसको 3 बार जनता की अदालत से इतना बंपर मैंडेट मिला, मोदी जी के चेहरे पर 56 इंच का सीना 560 इंच का हो, मेरे देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बढ़ता रहे, कद बढ़ता रहे, क्योंकि वो सिर्फ प्रधानमंत्री का थोड़ी बढ़ रहा है, वो तो मेरे भारत का बढ़ रहा है, मेरे भारतवर्ष का बढ़ रहा है। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि विपक्ष डिरेल कर रहा है तो हम उसको संभाल नहीं पा रहे। देखिए, मैं कह रहा हूं डिरेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिरेल करने की इनकी आदत जो पड़ चुकी, दोनों लोग मिलके करें ना भाई। मैं तो कह ही रहा हूं, हम लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है आए, कंट्रीब्यूट करे, उसमें डिस्कशन में भाग ले, उनके मन में जो सुझाव दें। अगर बार बार डिरेल करेंगे, जनता इसीलिए इनको डिरेल करती चली जा रही हर बार, क्योंकि ये दिखता है ना लोगों को। भारत एक्सप्रेस से नहीं छुपा रहेगा, भारत एक्सप्रेस के जब दर्शक देखेंगे कि अनिरुद्ध तो काम कर रहे और हरनाम जी की पार्टी तो बैठी उसमें अपनी आवाज सुनाइए पहले, इधर उधर कर रही, तो लोग वोट कहां से देंगे इनको? देखिए अनिरुद्ध भाई सुनिए,
विपक्ष हमेशा से एक सजग और सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और हमारे एलओपी को कितनी बार रोका गया, कितनी बार टोका गया है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर। ये पूरा देश सदन की कार्रवाई पर देखता है। आज भी जब हम पहले कह रहे थे कि कोई कमेटी तय हो जाए, कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए, इतने आपके समय में कितने 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और ये अभी कोई नए पेपर लीक नहीं हुए। तमाम आपकी जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। उसके बावजूद विपक्ष कितना सड़कों पर भी बोल रहा है, सदन में भी बोल रहा है। लेकिन ये तो जब देश के करोड़ों युवा जब रोडों पर आ गए हैं तो आपने बड़ी मुश्किल से अपनी फजीयत बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। आज भी विपक्ष क्या कह रहा है? हम चर्चा भी करने के लिए तैयार है, बिल आप लाइए, बिल को पास कराने के लिए भी तैयार है। लेकिन उसमें पता तो हमें क्या है। आप लोग जब विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लेंगे, किस तरीके का कानून बनाना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स कौन लोग हैं, उसमें विपक्ष की भी राय रखी जा सकती है कि पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है। आप लोग तो 12 साल में नाकाम रहे पेपर रोकने में, तो कम से कम विपक्ष की सलाह ले लीजिए, विपक्ष से ही पूछ लीजिए कि किस तरीके से होता है। हमें भी 50-55 साल सरकार और सत्ता चलाने का अनुभव है ना। हरनाम जी, मुझे तो सबसे पहले आप एक आम दर्शक के नाते मुझे बता दीजिए कि संसद चलने देने के लिए विपक्ष की यह मांग है। हो तो गया धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, अब आप बोल रहे हैं अमित शाह जी आके बोले, फिर आप बोलेंगे अमित शाह जी इस्तीफा दे, फिर आप बोलेंगे मोदी जी इस्तीफा दे। इस्तीफा देने से हो जाएगा सॉल्यूशन? अमित शाह जी से तो हमने इस्तीफे की बात नहीं की। अमित शाह जी से कहा कि जो ये बच्चे गायब हैं या जिन पर लाठीचार्ज हुआ है या जिन महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, वो उसमें किसके आदेश पर हुई, किसने किया? अगर अमित शाह जी ने किया तो वो बता दें, अगर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किया है, पुलिस ने किया है, हरनाम जी पुलिस क्या करे? हरनाम जी, छात्रों के साथ तो हम सब खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, अनिरुद्ध जी भी खड़े हैं, संजय जी भी खड़े हैं। हरनाम जी मुझे बताइए, छात्रों के साथ हम सब खड़े हैं, लेकिन मुझे बताइए उनके बीच में जो एंटी सोशल एलिमेंट आ गए, कई इलाकों के बैड सर्टिफिकेट वाले आ गए, जिन्होंने पुलिस को, अब लीडर ऑफ अपोजिशन, मेरे भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन पुलिस कर्मियों के लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है राहुल गांधी, जिनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिनका सर फटा पड़ा है, उनकी भी तो बात कीजिए। वो भी इसी देश के नागरिक है हरनाम जी, उनके भी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं। जिस प्रेस और मीडिया के साथ अभद्रता हुई है, जिस पुलिस के साथ भी अभद्रता हुई है, ये जांच का विषय है ना। पुलिस इस पर जांच करे। ये काम पुलिस का है कि विपक्ष का है? अरे पुलिस जांच करे, तो पुलिस जांच ही तो कर रही है, उनको अंदर डाले। आप कह रहे हैं कि उनसे केस वापस ले लीजिए। जांच करे जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने गलत एंटी सोशल एलिमेंट्स तो किसी भी चीज का बहरूपिया बन के आ जाएगा, उसको बख्शा थोड़ी जाएगा। छात्रों पर केस नहीं होंगे, सरकार ने कह दिया। एंटी सोशल एलिमेंट्स को वहां से हटाना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं अंदर क्यों डाल दिया? हरनाम जी, मैं कह रहा हूं कि भैया ये जिम्मेवारी सरकार की है ना, कानून प्रशासन की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है। गृह मंत्रालय को देखना है कि किस लोगों ने गलत किया। पुलिस में जिसके साथ गलत हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए, कौन ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट थे। और पुलिस की जो बर्बरता हुई है, जिस पुलिस वालों ने लड़कियों के साथ अभद्रता की है, लाठीचार्ज किया है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जिस पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई है, दादा पत्रकारों को तो बख्शी दो। पत्रकारों के लिए तो जो नफरत बोई गई है, पत्रकारों के लिए जो नफरत बोई गई है, वो टीवी प्रवक्ताओं से लेके बड़े बड़े नेताओं ने ही बोई है। ये जो टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने टीवी पर शुरू करी थी, उसी का है। कोई बात नहीं, पत्रकार तो कह रहे हैं हम सबके हैं, किसी को गिल्टी होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है पत्रकारों के लिए। ठीक है, हमारे देश में हमें अपने कानून पर भरोसा है, हमें अपनी सरकार पर भरोसा है, हमें अपने विपक्ष पर भरोसा है, कोर्ट्स पर भरोसा है, सब पे भरोसा है। लेकिन अब मुझे एक चीज और बताइए, संजय जी तुरंत आ रहा हूं। आप ये डबल लाइन मत पकड़िए हरनाम जी। मैं सच बोल रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को पुलिस ने अंदर डाला है एंटी सोशल एलिमेंट्स कह के, आप कह रहे हैं कि उनको छोड़िए, तो फिर ये जांच वाली बात कैसे एक साथ चलेगी? एक ही पटरी पर ये ट्रेन कैसे दौड़ेगी, ये बताइए। नहीं, देखिए, आज वामपंथी पार्टी के दीपांकर साहब, वहां पर बहुत सारे लोग बिहार में जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जिनमें महिलाएं भी है, उनको जेल में डाल दिया गया है बिहार में। तो क्या जब एक तरफ आप साइन कर रहे हैं और एक तरफ समझौता कर रहे हैं, दो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो भी आंदोलनकारी थे उन पर कोई केस नहीं होगा, और दूसरी तरफ आप हमारे लोगों को अंदर कर रहे हैं, बंगाल में अंदर कर रहे हैं, तो ये दो बातें एक तरफ नहीं चलेगी ना। सरकार ये तो तय कर ले, जो सरकार ने साइन किया समझौते में, उन्होंने कहा किसी भी आंदोलनकारी पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। तो आपने एक तरफ तो सोनम वांगचुक को लिख के दिया, एक तरफ आपने सीजेपी की पार्टी को लिख के दिया, पूरे देश ने देखा, और दूसरी तरफ आप बिहार में, बंगाल में लोगों को अंदर कर रहे जो आंदोलनकारी थे। तो फिर क्या विपक्ष आवाज ना उठाए? आवाज उठाए, लेकिन आंदोलनकारियों की भी डेफिनेशन। अनिरुद्ध जी तुरंत आ रहा हूं, एक बस रिएक्शन ले लूं संजय जी का, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं तुरंत। संजय जी, बिहार का जिक्र कर दिया, मुझे बताइए, बिहार में भी हमने देखा काफी हिंसा हुई कई जगहों पर। हम तो आंदोलन, अब जैसे
हम आंदोलन की बात करते हैं तो शांतिपूर्ण आंदोलन ही हम मानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। फिर वहां से कोई बोलेगा नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, पुलिस को तोड़ेंगे, आरएएफ के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, उनको कुछ करना नहीं है क्योंकि वो आंदोलनकारी है। लोकतंत्र में यही डेफिनेशन है ना, क्योंकि आप जानते हैं, मैं हर बार कहता हूं, यू आर लाइक अ टीचर, आई एम लाइक अ स्टूडेंट। तो लोकतंत्र में यही व्यवस्था है कि आंदोलनकारियों के नाम पर अराजकता फैले, पब्लिक प्रॉपर्टी को मारा जाए, तोड़ा जाए, लोगों को तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, गाड़ियों में आग लगा दी जाए, कुछ कहना नहीं है। दोनों है, कर्तव्य और अधिकार दोनों मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अहिंसक तरीके से प्रोटेस्ट एक बार क्या 1000 बार कीजिए, बिल्कुल आपको ये अधिकार संविधान अधिकार देता है। लेकिन जब प्रतिबंधित एरिया तय है जी, जब आपको अराजक नहीं होनी या भीड़ में कभी अराजकता को कोई जगह नहीं देनी जी, वैसी स्थिति में पुलिस को तो बाइफरकेट करनी पड़ेगी ना। अगर उसका लाभ अराजक तत्वों ने उठाया तो अराजक तत्वों पर तो पुलिस चिन्हित करेगी। अगर उनका बैकग्राउंड रहा है, वो उस आंदोलन में क्या करने गए थे जिनको नीट का फुल फॉर्म पता नहीं था, हाँ। जो किसी अभ्यर्थी के न वो पिता थे, न भाई थे, न कोई परिवार के सदस्य थे, वो आंदोलन में पत्थर फेंकने क्यों गए थे? उस पत्थर की माने उपयोगिता क्या थी उनके लिए? जिस तरह की वो गालियां दे रहे थे उसकी जरूरत क्या थी? ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। बिहार तो बदलाव का वाहक रहा है, क्रांति की भूमि रही है। 74 का आंदोलन का ये जन्मस्थली रही है बिहार, जहां एक 74 वर्ष का बूढ़ा लोकनायक बनकर के निकला, उसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देश उस बदलाव का गवाह बना। लेकिन अगर आप अराजक तत्वों को उसमें बैठा करके और उससे आप तिरंगे का अपमान कराएंगे, पत्थर फिकवाएंगे, उससे गालियां दिलवाएंगे और अननेसेसरी पुलिस वाले को आप चोटिल करेंगे, तो वहां पर आपको क्या माना जाएगा? प्रोटेस्टर माना जाएगा या आपको अराजक तत्व माना जाएगा? आपको तो चिन्हित करनी होगी। भाजपा के खिलाफ जो बोले वो सब अराजक लोग हैं, क्या बात है कि अगर जो उस प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल पार्टी के करता, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, तो उनको ले करके निश्चित रूप से सरकार को तय करनी होगी कि ये कौन है। लेकिन अराजक तत्वों को लेकर के भी तय करनी होगी। संजय सर, एक छोटा सा रिएक्शन और दीजिए। संजय सर, तो फिर अराजकता के लिए उनको सजा भी ओके संजय सर, मुझे एक रिएक्शन और दीजिए। ये 20-25 दिनों तक देश में राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर जैसे हॉटस्पॉट पे, सेंटर पॉइंट पे, वो राजधानी का इलाका है, लुटियन से लगा हुआ है, संसद बिल्कुल बगल में है, प्रधानमंत्री जी का घर बिल्कुल बगल में है, वहां से राष्ट्रपति जी का घर बिल्कुल रायसीना हिल्स बिल्कुल पास में है। मुझे बताइए, 25 दिनों तक छात्र शांति से बैठे हुए थे, सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी, यही बात आई ना। और उसके बाद जब उनका पेशेंस, एक तो उनका पेशेंस खत्म हुआ और दूसरा जो पॉलिटिकल कैडर वहां पर था, जिसको पता है कि मुझे तो बैरिकेडिंग पार करनी नहीं है, मुझे तो संसद भवन के गेट तक जाना नहीं है, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को उकसाया। मुझे बताइए, 20-25 दिनों तक सरकार अगर संवाद पहले कर लेती, धर्मेंद्र जी का इस्तीफा पहले हो जाता। हालांकि हर बार ये हाइपोथेटिकल चर्चा होती है, सिद्धू साहब कहते हैं कि मेरी चाची की मूछें होती तो वो मेरे चाचा होते, इस तरीके की बहस में मैं नहीं जाता। लेकिन क्या सरकार इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि कहा कि चलो हमने तो 1.5 साल तक किसानों को भी बॉर्डर पर रखा, पहलवान आ गए तो एंटी सोशल कह दिया, ये क्या है जेनजीज? बाद में झुकना पड़ा। देखिए, एक चीज 2024 में पेपर लीक हुआ, इसमें भी उस राजस्थान के परिवार को देख लीजिए, जो एक घर से 10-10 MBBS निकल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मां सरस्वती वहीं जाकर के निवास कर गई। ठीक है। और बस वहीं से चिकित्सक निकलेंगे जिनको MBBS का फुल फॉर्म नहीं पता है, वो शायद 3rd या 4th ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता है। ठीक है। 26 में फिर पेपर लीक हो गया। अकाउंटेबिलिटी जैसी कोई चीज है कि नहीं? बच्चे मांग क्या कर रहे थे? सही बात है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी, बच्चे यही कह रहे थे ना, या सोनम वांगचुक, कि भाई अकाउंटेबल तो पहले बनाइए। अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हेड कर रहे हैं बीइंग एन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, तो उनका इस्तीफा पहले हो जाना चाहिए। लेकिन जब ये बच्चे निकले और जिस तरह से जंतर मंतर पर जुटान हुआ, सरकार को लगा, ये सरकार ही कहती थी ना कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। कहा था, क्यों नहीं भाई? आपकी सरकार क्या डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के नहीं आई है क्या? ये डिक्टेटरशिप है क्या? आप अकाउंटेबल क्यों नहीं होंगे? तो अगर ये बच्चों का दबाव नहीं होता और पूरे देश के बच्चे
क्योंकि ये आक्रोश कोई 20 जुलाई का आक्रोश नहीं था, ये वर्षों का आक्रोश था जो इन बच्चों के अंदर में पनप रहा था। हाँ। और आपने भी उस तस्वीरों को कवर की थी जिसमें आपने देखा था कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, वहां के माँ पिता अपना क्लिनिक बंद करके जो पेशे से चिकित्सक थे वो जंतर मंतर पर उन बच्चों का हौसला बढ़ाने आए थे कि अब तुम्हारे हिस्से की परीक्षा इन सौदेबाजों की भेंट नहीं चढ़ेगी। ठीक है, सरकार वहीं पर एक कॉर्नर है, इस बात को सरकार को समझनी होगी। डन। अनुरुद्ध भाई जल्दी से आ जाइए। अनुरुद्ध भाई आप मुझे बस सिंपल बताइए, अभी तो सत्र चलना है लेकिन अभी तक जो प्रोडक्टिव कितना रहा है सत्र? संजय जी मुझे इसलिए फेवरेट लगते हैं, आंकड़ों के साथ आते हैं, मेरा भी ज्ञान अर्जन करते हैं। लोकसभा में जस्ट 5%, राज्यसभा में 6%, और हम बात कर रहे हैं 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की। हाउसेज नहीं चलवा पा रहे हैं हम ढंग से, प्रोडक्टिव चर्चा नहीं करवा पा रहे हैं। 5% 6% हो गया। रोहित भाई ऐसा है कि अभी हरनाम जी बात करते करते इन्होंने कहा कि एडवांस में दिया नहीं गया था, जो मसौदा है बिल का वो दिया नहीं गया। मैं इसी भारत एक्सप्रेस पे बैठा था, अभी 1080 जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हैदराबाद तेलंगाना से, उन्होंने वो चेयर कर रहे थे और उन्होंने बोला एडवांस में दे दिया गया है, लोगों को एडवांस में दिया गया, मसौदा एडवांस में दिया गया और आपको 8 घंटे पहले दिया गया था। एक चीज। दूसरा चीज, इन्होंने कहा कि बिहार में छात्र आंदोलन करते करते बोल दिए गए कि कांग्रेस के नेता को और वामपंथी नेताओं को उनको अरेस्ट किया गया। यही विरोधाभास है। तो अच्छा कि जब ये बार बार बात करते हैं FIR करने की, जेपी नड्डा जी ने साफ और स्पष्ट रूप से कहा था कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन पे कोई FIR नहीं होगी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पुलिस आइडेंटिफाई किया है जो प्रूवन क्रिमिनल है, 750-800 लोग, उन पे डेफिनेटली होगी, उस पे उसमें हम और आप कौन होनी चाहिए अनुरोध जी, भाई तो प्रूवन क्रिमिनल है, अगर वो आइडेंटिफाई हुआ है। और इसको सीजेपी ने भी माना कि असामाजिक तत्व तो हमारे यहाँ आके घुस गए थे। ठीक। और दूसरी चीज ये है कि मैं विपक्ष से यही निवेदन करूंगा कि आप ठीक है, आपसे जो गलतियां हो गई, क्योंकि इनको अपनी पब्लिक इमेज, अपनी पोस्चरिंग करनी कि हमें दिखते रहना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा इनके हाथ से चला गया। तो वहां पे छात्र थे, उन्होंने इनको कोई वेटेज दिया नहीं और सरकार और छात्र के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया। इनको लगा कि अब तो हमारा कोई वैल्यू तो रह ही नहीं गई है, तो कियोस्क ना क्रिएट करें। इनके पास एक बहुत अच्छा मौका है, कल एक पॉजिटिव सार्थक चर्चा करें और कम से कम जो पर मिनट लाखों रुपया खर्चा होता है उसको सदुपयोग सही ढंग से हो जाए। ओके, हरनाम जी आ जाइए। हरनाम जी आपके पास मैं आ रहा हूं सबसे लास्ट में, इसके बाद मुझे कंक्लूड करना है, लेकिन आप मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन दे दीजिए। जैसे आपने देखा होगा, मैंने अनुरुद्ध भाई से पूछा कि विपक्ष डिरेल कर रहा है तो मेरी सरकार, मोदी सरकार, भारत सरकार इतनी सक्षम नहीं है क्या कि चीजों को ट्रैक पर ला सके? मैं आपसे भी ये पूछना चाह रहा हूं, विपक्ष छात्रों की आवाज नहीं बन पाया क्या? आप लोगों ने इतनी स्पेस दे दी क्या कि अमेरिका से कोई आया, उसने सीजेपी बनाई, पूरा आंदोलन हो गया? यानी विपक्ष की कोई वेटेज नहीं रही, और यही कांग्रेस की प्रॉब्लम है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष की सकारात्मक भूमिका थी और राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया। NSUI ने सबसे पहले शुरू किया, जिसमें कोटा में हमने कार्यक्रम किया, देहरादून में कार्यक्रम किया। हाँ, ये बात अलग है कि सीजेपी ने भी कार्यक्रम किया, वाइसा ने भी कार्यक्रम किया, सपा ने भी कार्यक्रम। जितने लोग इस छात्र आंदोलन में थे, विपक्ष ने सकारात्मक रूप से, राहुल गांधी जी ने उनका समर्थन किया, सहयोग किया। हमारा मकसद केवल यह है कि पेपर लीक ना हो, जो बच्चे छात्रों ने खुदकुशी की है, ऐसे आगे बच्चे खुदकुशी ना करें, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, और सरकार एक ऐसा सख्त कानून लाए, NTA जो फेल हुआ है उसको दुरुस्त करे, ताकि एक सुचारू रूप से परीक्षा हो, गलत डॉक्टर ना बने, गलत इंजीनियर ना बने, एक नई पीढ़ी को सरकार एक बड़ी बेहतर बढ़िया व्यवस्था दे सके। इसमें अगर सरकार को क्या समस्या है कि सरकार में हमारे पास भी एक्सपीरियंस सांसद है जो 10-10 बार, खड़गे साहब राज्यसभा के विपक्ष के नेता है, वो 10 बार से सांसद है, राहुल गांधी 5 बार से सांसद है, हमारे पास 8-9 बार के सांसद है। आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते, उस पर कोई ऐसा कानून बनाए, क्योंकि 12-13 साल में आप तो नहीं रोक पाए ना, तो एक इकट्ठे मिलकर अगर सुझाव ले लेते और मिलकर कोई कानून बनाया जाए, तो मैं नहीं समझता उसमें किसी को विरोध होगा, किसी बात का विरोधाभास होगा। लेकिन आप तो अपनी डिक्टेटरशिप करते हैं, आप कोई कानून जबरदस्ती लाएंगे। कहां डिक्टेटरशिप में कोई बोल सकता है क्या? जे मोदी तेरी कबर खुद, डिक्टेटरशिप में कोई बोल सकता है क्या? अब तो जनता स्मार्ट है, जेनजीज को थोड़ी हम बेवकूफ बना सकते हैं। अनुरुद्ध भाई 5 सेकंड नहीं दे पाऊंगा, जल्दी। देखिए संजय जी बैठे हैं, हम दोनों के बीच के अंपायर हैं ये। बिल्कुल, ये पूछ ले हरनाम भाई कि जब जेपीसी में क्या जाता मुद्दा, जेपीसी में वही मुद्दा जाता जब पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होता, हम सहमति
सहमति से दोनों लोग भेजते हैं वही जेपीसी में जाएगा। Perfect. जेपीसी में बाहर थोड़ा भेज दिया जाएगा, पार्लियामेंट डिस्कशन करो ना कल। आपको लगता है जेपीसी में जाना चाहिए, जेपीसी में चला जाए, लेकिन डिस्कशन जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे जेपीसी में चला जाए? और अब तो डिस्कशन करना पड़ेगा, अब तो सब जान चुके हैं, अब तो सब जान चुके हैं, डिस्कशन करना ही पड़ेगा। और 2014 के बाद ऑब्वियसली ये बयान बहुत चलते हैं, आप जानते हैं कई बार नेता अभिनेता थोड़ा आप भावो आवेश में बह जाते हैं। कोई कह रहा था कि हमारी सरकार में, ये एनडीए की सरकार है, यहां पर इस्तीफे नहीं होते। जनाब सब कुछ हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर दिन डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं हो सकती है। आज 5 की पड़ताल में मेरे साथ इतना ही। अनुरोध भाई थैंक यू, हरनाम जी थैंक यू सो मच, एंड डॉक्टर कुमार थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। 5 की पड़ताल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।